बारिश का कहर। सुनीता, जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। बाहर काफी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर बारिश हो तो हम लोग सोएंगे कहाँ? आप तो जानते हैं कि हमारी छत टूटी हुई है। एक तो ये ठंड, ऊपर से इस बारिश का कहर। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भगवान हम गरीबों को कुछ ज्यादा ही परेशानी देते हैं। गरीबों की बढ़ती गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही और अमीरों की अमीरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमीर लोग हम गरीबों को पैसा अपने घर और अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके माथे पर बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। सुनीता और मनोज काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में आशा बाहर आती है और अपने बहू बेटों से कहती है, मनोज, अंदर पलंग के नीचे एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई है। जा जाकर झोपड़ी की छत पर वो पन्नी बढ़ा दे। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। पापा, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा जुगाड़ नहीं, और तो और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है। पापा, इसलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए, ताकि ज्यादा न सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनीता, बाहर जो सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, तुम उसे पकड़कर खड़ी हो ना। मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। मनोज की बात सुनकर अब सुनीता मनोज के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है। मनोज भी अब अपनी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। उस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड मनोज और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। पिंकी ठंड से थरथराने लगती है और आशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख मनोज और सुनीता काफी परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, आप जरा भी परेशान मत होइए। घर में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। उन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियां जलाती है। उन जलती लकड़ियों की गर्माहट में अब आशा और पिंकी को काफी राहत पहुंचती है, पर अपने परिवार को इस तरह देख मनोज काफी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह मनोज जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी भर रहा है, जिसे देख वो काफी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। सुनीता, जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया। पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी उठो, पानी आ गया है। सुनीता तुरंत आशा और पिंकी को उठाती है और उन्हें उस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहाँ पानी कम जमा हुआ था। मनोज तुरंत टिन का डिब्बा उठाता है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वही पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है, और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज, तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा, तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो। ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ, आप ऐसी बातें मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना। बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है, लेकिन ठेकेदार के घर पहुंचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो और आप आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो, चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुंचता है उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है। सुनीता, काम नहीं मिला। ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी इसलिए ठंड लग गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है
और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयां चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं। नियम तो नियम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए, क्योंकि उनकी फीस मैं दे रही हूँ। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोज दवाइयां लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते, और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। बेटा, अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे। ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर जीतेंगे। मनोज अपने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखता है। बारिश का पानी और ठंड उन्हें डरा नहीं पाई थी, क्योंकि उनके पास आपसी प्रेम और अटूट साहस की गर्मी थी। कृष्णा देवी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उनके बहू बेटे शहर से आए हुए थे। वैसे कुछ भी कहो, ठंड में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो और लो ना बहू, तुमने हलवा तो बहुत ही कम लिया है। छोटी बहू, तुम भी तो खाओ, तुम भी तो बस बनाने में ही लगी हुई हो। मैं बना लूंगी, तुम भी गरम गरम खाओ। ठंड में गरम गरम खाना अच्छा लगता है। माँ जी, मैं और आप एक साथ खाएंगे। मैं आपकी और अपनी थाली लगा रही हूँ। माँ, अपनी दवाइयाँ वगैरह भी रख लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम गांव की देसी दवाई लेती हो, उसी से तुम्हें आराम मिलता है। हाँ, मैंने पूरे 2 महीने की दवाई वैद्य जी से ले ली है। और वैसे भी मैं पूरी सर्दी अपने बेटे बहुओं के साथ रहूंगी, तो मुझे भी घुटनों में आराम ही मिलेगा। ये दवाई तो बस नाम के लिए ले जा रही हूँ। असली दवाई तो मेरी इन दोनों बहुओं की सेवा है। मेरी दोनों बहुएं ठंड में मेरा इतना ख्याल जो रखेंगी। क्यों सुमन, वर्षा, मैंने तुम दोनों के लिए ठीक कहा ना? जी माँ जी। कई सालों बाद ठंड के मौसम में कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटा बहू के साथ शहर जा रहे थे, इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। कृष्णा, तुमने रामलाल गजक वाले से मूंगफली रेवड़ी गजक मंगवाई थी, मैं ले आया हूँ। हाँ, ये ठीक किया। अब शहर की धूप में आराम से बैठकर तुम और मैं ये मूंगफली, रेवड़ी और गजक का आनंद उठाया करेंगे। हाँ, ये तो तुमने बात बिल्कुल सही कही। गांव की ठंड तो हम हर बार देखते हैं, इस बार शहर की ठंड का लुत्फ उठाएंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटे बहू के साथ शहर पहुंचते हैं, पर जैसे रेलवे स्टेशन से घर के लिए ऑटो करने लगते हैं, तभी बड़ी बहू बोलती है, वर्षा, एक काम करते हैं, माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए हम अपने साथ ले जाते हैं, फिर कुछ समय हमारे पास रहकर वो तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो माँ जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा घर और वर्षा का घर दूरी पर है, फिर रोज रोज आपका आना जाना मुश्किल है। ये भी ठीक रहेगा, हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेते हैं, फिर हम अपनी छोटी बहू के पास रह लेंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद पहले अपने बड़े बेटे बहू के घर रहने आ जाते हैं।
सुमन बहुत चालाक थी। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसे पता था कि ठंड के दिनों में वो रसोई में ज्यादा काम नहीं कर पाती है और दिल्ली की सर्दी वैसे भी कड़ाके की पड़ रही थी। सुमन की सफाई बर्तन वाली गांव गई हुई थी। सुमन को पता था कि अगले 1 महीने तक ठंड में कोई नई काम वाली मिलने वाली नहीं, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया और फिर अगले दिन कृष्णा, सुबह सुबह इतनी ठंड में तू रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बर्तन धोकर रसोई साफ कर रही थी। सुमन बता रही थी उसकी काम वाली 1 महीने के लिए गांव गई है। बेचारी सुमन सुबह सुबह उठकर ठंड में रसोई में काम करेगी, वो भी तो नहीं सही ना। सोचा मैं ही थोड़ा काम कर लूं, बहू के काम में हाथ बटा लूंगी। मैंने गैस पर आलू उबालने रख दिए हैं। सोच रही हूँ बच्चों को आज आलू की कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। आज वैसे भी रमेश की ऑफिस की छुट्टी है। वो सब तो ठीक है, पर अपने घुटनों का भी ध्यान रखना। पता चला कि फिर से तेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। सुबह सुबह पानी का काम कर रही है, बाहर देख कितनी ठंड है। तभी सुमन रसोई में आ जाती है। माँ जी, अरे आपने तो सारा रसोई का काम कर लिया। मैं तो सोच रही थी ठंड में उठूंगी और रसोई में ठंडे पानी में बर्तन करके फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी। आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया। आपके आ जाने से मुझे कितना सुख हो गया है माँ जी। अब एक काम करो, मेरे लिए 1 कप अदरक वाली गरम गरम चाय और बना दो। माँ जी, आपने जैसा गाजर का हलवा गांव में खिलाया था ना, आप बिल्कुल वैसा ही बना देना। बाबूजी, आप ना बाजार जाकर गाजर खरीद लाना, माँ जी हलवा बना लेंगी। माँ, तुम्हारे हाथ के आटे की पिन्नी बड़ी स्वाद लगती है, वो भी बना लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। सर्दियों का जो भी सामान है, आटे की पिन्नियाँ, हलवा, गोंद के लड्डू, मैं ठंड में तुम्हारे लिए सब कुछ बना कर रख दूंगी, क्योंकि फिर छोटी बहू के घर भी तो रहने जाना है। क्या करोगे माँ जी? अभी कुछ दिन और यहाँ रहो मेरे पास, वहाँ तो एंड में जाना जब आप गाँव जाने लगोगे। इतनी ठंड में वहाँ क्या ही करोगे? उनके घर में तो धूप भी नहीं आती है, यहाँ तो आपको आंगन में भी धूप मिलती रहती है। कृष्णा देवी बेचारी भोली भाली थी। अकेले ही कृष्णा देवी ने ढेर सारा गाजर का हलवा भी बनाया और पिन्नी लड्डू भी बनाए। अब तो सुमन को अपनी सास की मानो आदत ही हो गई थी। वो जब देखो भरी ठंड में अपनी सास से कुछ न कुछ खाने का बनवाती रहती थी और खुद वो एक काम करके राजी नहीं थी। एक दोपहर 60 साल की बुजुर्ग कृष्णा देवी ठंड में रसोई में सारा काम करके नाश्ता बना रही थी और सुमन नाश्ता खा रही थी। तभी कृष्णा देवी का छोटा बेटा और बहू वर्षा आ गए। उन्होंने जब ये नजारा देखा तो वर्षा से रहा नहीं गया और वो बहाने से अपनी सास से बोली, माँ जी, वो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही हूँ, इसलिए आपको लेने आई हूँ। आज इनकी छुट्टी थी तो कार से ही आ गए। आप अपना सामान पैक कर लो और अब आप मेरे साथ रहने चलो। अचानक सत्यनारायण भगवान की कथा? पर इतनी जल्दी कैसे प्लान बना लिया? भगवान के काम में प्लान क्या बनाना, जब उनकी इच्छा होती है तभी सारे काम हो जाते हैं। पर आज तो सुमन ने साग मंगवाया हुआ था, वो भी साफ करना है, बनाना है। हाँ, अगर माँ जी चली गई तो इतने ठंडे पानी से साग कौन धोएगा? अब मेरा मतलब है माँ जी साग बहुत अच्छा बनाती है ना, मैं ये कह रही थी। अब आपके साग के चक्कर में माँ जी थोड़ी यहाँ बैठी रहेंगी। आप बना लो साग, आपको भी तो आता है। और एक काम करना, माँ जी के लिए भिजवा देना। अरे मैं लेता जाऊंगा भाभी, मुझे वैसे भी इस साइड दोबारा आना है। आप साग बनाकर तैयार रखना। वर्षा के ससुर बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी छोटी बहू वर्षा बहुत अच्छी है और वो सुमन की तरह कृष्णा देवी को ठंड में परेशान भी नहीं होने देगी। कहीं न कहीं उन्होंने चोरी छुपे अपनी बहू से पहले ये बात कह दी थी, इसीलिए तो वर्षा बहाने से अपनी सास को लेने आई थी। सास के जाने के बाद सुमन को अपनी सास की कदर हुई, क्योंकि सास के होते हुए तो वो कोई काम कर ही नहीं रही थी, ठंड से बची हुई थी। पर सास के जाते ही सारे काम उसके सिर पर आ गए। कृष्णा देवी को अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में फर्क उसी दिन समझ में आ गया, जब दोपहर के समय कृष्णा देवी और हरि प्रसाद छत पर धूप सेक रहे थे और बहू वर्षा उनके लिए गरम गरम खाना बनाकर ला रही थी। माँ, बाबूजी, मूली और अमरूद भी काट कर लाई हूँ, कल ये ऑफिस से आते हुए ले आए थे। कच्ची कच्ची मूली है, अमरूद देखो कितना मीठा है। माँ जी खाकर देखो। कृष्णा, सच बताना, क्या छोटी बहू के घर आकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। वर्षा, तुम बहुत अच्छी हो बहू। और वो मैं कह रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा। माँ जी, अब मुँह से बोला है तो हम जरूर करवाएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। क्यों बाबूजी? हाँ बहू, जरूर करवाएंगे, कल ही रख देते हैं। बहू, प्रसाद वगैरह बनाना हो तो मुझे बता देना। माँ जी, आप मेरे पास हो ना, तो यहाँ पर आप आराम से रहो। मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। आप मेरे पास आराम के लिए आए हो, काम करने के लिए नहीं। और रही बात प्रसाद की, तो वो तो मैं बना लूंगी। छोटी बहू वर्षा की बात सुनकर कृष्णा देवी
झोपड़ी वाला ढाबा। काशीपुर के जंगल से होते हुए एक सड़क गुजरती थी जो कि शहर से जाकर मिलती थी। उन जंगलों के इसी वीरानों के बीचों बीच एक फूस से बनी झोपड़ी खड़ी थी, जहां बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था और उस पर लिखा हुआ था झोपड़ी वाला ढाबा। ये ढाबा चलाती थी सोनम, जो कि 40 साल की थी। वो झोपड़ी में अपनी बेटी रितु के साथ रहती थी। उसके साथ ही उसकी 15 साल की बेटी रितु, जो कि दुबली पतली पर हिम्मत वाली लड़की थी। सोनम के पति का पीने के चक्कर में सब कुछ लुट चुका था और 4 साल पहले बीमारी में गुजर गया था। सोनम तब से जैसे तैसे अपनी उस झोपड़ी में ही ढाबा बनाकर चलाती थी। उसका ढाबा छोटा था, चूल्हा मिट्टी का, बर्तन पुराने, पर स्वाद में ऐसा अपनापन कि लोग रुक ही जाते थे। एक रोज सुबह सुबह सोनम आटा गूंथ रही थी और रितु चूल्हा जला रही थी। बाहर का मौसम भी काफी खराब था। बादलों की गड़गड़ाहट लगातार हुए जा रही थी। माँ, आज तो मौसम बाहर बहुत खराब है, लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ बेटी, लग तो ऐसा ही रहा है। रितु, आज थोड़ी दाल ज्यादा निकाल लेना, कल वाले ट्रक ड्राइवर बोले थे कि वापस आते हुए फिर रुकेंगे। ठीक है माँ। माँ, कल स्कूल टीचर ने कहा कि बोर्ड की तैयारी अब से ही करनी होगी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी। ये सुनकर सोनम के हाथ अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर चिंता की रेखा उभरी। हे भगवान, फिर तो अभी से इतनी फीस मांगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? एक तो हमारा ढाबा है ही इस वीरान जंगलों के बीच। कितने कम ग्राहक आते हैं कि पैसे ज्यादा रुकते ही नहीं। माँ भी ना सोचो, मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मजबूरी हुई तो छोड़ भी दूंगी। बस आप परेशान मत होइए। ये सुनकर सोनम का दिल कांप उठा। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत बोलना। तुझे पढ़ाना ही है, चाहे मुझे 2 दिन भूखा क्यों न रहना पड़े। फिर माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गई। कुछ देर बाद सोनम ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। फिर एक रोज उनके पास एक बड़ी चमकदार कार ढाबे के पास आकर रुकी। उस गाड़ी से उतरे 3 लोग, जो कि देखने से ही शहर के अमीर लग रहे थे, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक बेटी थी। वो औरत बोली, ओह गॉड सुमित, ये जगह, क्या वाकई यहाँ खाना खाएंगे? ये झोपड़ी वाला ढाबा। ओफो अंकिता, अब ये वक्त नखरे दिखाने का नहीं है। देख रही हो ना मौसम कितना खराब हो रहा है, कभी भी तेज बारिश पड़ सकती है और भूख बहुत लगी है और आगे कोई जगह भी नहीं है जहां बैठकर हम खाना खा सके। सुना यहाँ से 3 घंटे बाद जाकर ढाबा है। उनके साथ उनकी 17 साल की बेटी नैना भी थी, जो कि भले ही शहर से थी लेकिन फिर भी वो काफी डाउन टू अर्थ थी। आइए बाबूजी, घर जैसा खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब ताजा है। क्या क्या सफाई है यहाँ, ये झोपड़ी में खाना कैसे? तभी नैना ने बीच में कहा, मॉम प्लीज, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कोई और जगह नहीं है और पापा सही कह रहे हैं, हमें तेज भूख लगी है, पेट भरने के लिए इस वक्त यही काफी है। ना चाहते हुए भी अब अंकिता को उस झोपड़ी वाले ढाबे में रुकना पड़ता है। सोनम ने जल्दी से टेबल पर कपड़ा मारा, जिसके बाद रितु ने टेबल पर पानी का जग ला कर रखा। नहीं 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 नहीं, ले जाओ इस पानी को, हम बोतल वाला पानी ही पियेंगे। रितु ने हल्की मुस्कान दी और कहने लगी, कोई बात नहीं मैडम जी, आप आराम से बैठिए। फिर नैना ने बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहा, मॉम प्लीज, अब आप शांत भी हो जाइए। तभी तेज बारिश होने लगी और ठंड भी पड़ने लगी। ओह गॉड, कितनी ठंड लग रही है। ये पहाड़ों की ठंड है बेटी, जरा सी बारिश हो जाए तो ठंड और बढ़ जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देती हूँ। फिर सोनम ने उनके पास आग जला दी, जिससे उन्हें ठंड से काफी राहत मिल रही थी। वाह, सचमुच कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सचमुच बहन जी, अब जो कुछ भी खाने के लिए है ले आइए। अब भूख बर्दाश्त से बाहर है, यहाँ दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं मिला। जीब साहब, बस अभी लाई। जब सोनम और रितु ने खाना परोसा, उसमें सिंपल दाल, गरम गरम रोटियां, आलू गोभी की सब्जी, साथ ही सलाद, धनिये पुदीने की चटनी और साथ ही अपने हाथों का बनाया हुआ अचार भी परोसा। ठंडी ठंडी हवा के साथ भीगी भीगी बारिश और आग की लपटें और साथ में गर्मा गर्म टेस्टी खाना, वो सब देखते ही उन लोगों का चेहरा बदल गया। नैना ने पहला निवाला लेते ही कहा, मॉम ये तो कमाल का स्वाद है। अंकिता ने चुपचाप खाना खाया। इतना स्वाद इतने सिंपल खाने में कैसे? प्यार से बनाती हूँ मैडम जी, केवल ये ढाबा ही मेरा सहारा है जिससे मैं अपनी बेटी और अपना पेट पालती हूँ। अंकिता पहली बार सोनम को पिघलते दिल से देख रही थी। खाना खत्म होने के बाद नैना रितु से बातें करने लगी। तुम स्कूल जाती हो? हाँ, पर शायद आगे न जा पाऊँ, फीस देना मुश्किल हो रहा है। क्यों? आंटी तो इतनी मेहनत करती है। हाँ, पर ढाबे से उतना नहीं मिलता ना, फिर भी माँ मुझे पढ़ाना चाहती हैं। अंकिता ये बातें चुपचाप सुन रही थी। वो धीरे से बोली, तुम्हारे पापा नहीं हैं? अब सोनम की आवाज भारी हो गई।
वो अब नहीं है मैडम जी। शराब ने घर भी तोड़ा, सेहत भी। उसके बाद हम दोनों ही रह गए। ये सुनकर अंकिता की आंखें नम पड़ गई। उसने कभी संघर्ष को इतने करीब से नहीं देखा था। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक 2 बाइक आकर रुकी, जिसमें से 3 गुंडे उतरकर ढाबे के अंदर घुसे। सोनम, इस महीने का 2000 निकाल। भैया इस बार थोड़ा सा समय दे दो, अभी ढाबा चला नहीं। बहाने मत बना, पैसा दे वरना ढाबा उखाड़ देंगे। ये क्या बदतमीजी है? अरे मैडम, बीच में मत बोलो, ये इलाका हमारा है। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। फोन नीचे रख वरना हड्डियां तोड़ देंगे। तभी नैना अचानक आगे आई और जोर से बोली, अगर हाथ लगाए ना आंटी को तो तुम्हारा वीडियो पूरे इंटरनेट पर डाल दूंगी। ये देखो, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, तुम सब लाइव हो। अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो तुम लोग बचोगे नहीं। तुम्हारे चेहरे पूरे देश के सामने आ गए हैं। एंड तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि मेरे दादाजी पुलिस कमिश्नर है। ये सुनकर गुंडे हक्के बक्के रह गए। अब सुमित और अंकिता भी रिकॉर्डिंग करने लगे। ये देख गुंडे भाग खड़े हो गए। सोनम बैठ गई और रोने लगी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ मैडम, बस यही एक सपना है मेरा, पर किस्मत हर बार हमें दबा देती है, हर बार। माँ, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है माँ, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। सोनम जी, अब कोई गुंडा आपको छुएगा भी नहीं। मैं अभी पुलिस में शिकायत डालता हूँ। सुमित ने पुलिस में उन गुंडों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और उनकी फोटो भी शेयर कर दी। ठीक है बेटा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। खैर तुम आज जहाँ हो वहीं रुको। काशीपुर से आने वाली रोड आगे खराब मौसम के चलते बंद कर दी गई है। बेकार ही रास्ते में फंसे रहोगे। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर सुमित फोन रख देता है। क्या हुआ सुमित? आज हम यहीं रुक जाते हैं। पापा कह रहे हैं कि आगे रास्ता बंद कर रखा है, इसीलिए हमें आज यहीं रहना होगा। क्या? कोई बात नहीं मैडम जी, आज रात आप सब यहीं रुक जाइए। इसके बाद उस सारी रात भारी बारिश होती रही। सोनम उन सबके लिए उस रात साग और मक्के की रोटी बनाती है। उस छोटी सी कच्ची झोपड़ी में चूल्हे की आग के आगे बैठकर सोनम और रितु उन सबके लिए खाना बनाती हैं। जिसके बाद रात को सबको खाना खिलाने के बाद वो सब काफी देर तक बातें करते हैं। रितु और नैना भी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। फिर सोनम और रितु तीनों को खाट बिछाकर उस पर सुला देती है, जबकि दोनों माँ बेटी जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाती हैं। इसके बाद अगली सुबह उसने नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बनाए। वाओ, इट्स सो यमी। सच में सोनम, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। क्या टेस्टी खाना बनाती हो तुम। फिर जाने के वक्त अंकिता ने पर्स निकाला और उसे ढेर सारे पैसे देने लगी। मैडम, इतना थोड़ी लूंगी, जितना खाना हुआ बस उतना ही लूंगी। तुमने कल हमारी बहुत मदद की है। आप हमारे मेहमान थे और उसके लिए मैं पैसे नहीं लूंगी। सोनम, तुमने हमारी मदद की और अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। रितु बेटी की स्कूल पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं, फीस, किताबें, सब। क्या सच? मैं पढ़ पाऊंगी? हाँ बेटी। माँ, मैं डॉक्टर बन पाऊंगी ना? उस वक्त तो वो वहां से चले गए, लेकिन फिर अगले हफ्ते सुमित ने मजदूर बुलाए। झोपड़ी की जगह छोटा सा सुंदर पक्का ढाबा बनवाया। साथ ही उसके ढाबे का खूब प्रमोशन भी किया। साथ ही अब वो हर महीने सोनम और रितु से मिलने आते रहते। पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर गुंडों को पकड़ लिया। अब ढाबा पूरी तरह सुरक्षित था। साथ ही अब काफी भीड़ भी उनके ढाबे पर रहने लगी थी, जिससे माँ बेटी की काफी अच्छी कमाई होने लगी। भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहां पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा।
कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा? अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं, अब तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना एक मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा, फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत टपकती और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता।